मैं तो ये सोच रहा था कि लाल पहनी है, इसके ऊपर गुलाब डाला तो दिखता नहीं, मेरे काले पे तो दिख भी गया। सो बता कि मैं रविंद्र जी से जब मैं वहाँ अंदर आया चेंज कर रहा था, तो मैंने एक बात कही और जिसका सत्य होना बहुत अनिवार्य है और ये होकर आएगा। और वो सत्य जानते क्या है कि नासिक में ऐसे मीटिंग के लिए मैं पहले भी आया हूँ, कई साल पहले भी आया और कई लीडर्स को भी मैंने देखा है आते जाते, और कई लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए भी देखा है, लेकिन आज वो इस बिजनेस में लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर प्रसन्न होता है तो योग्य व्यक्ति के हाथ में योग्य जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नासिक जैसी पवित्र भूमि की पूरी जो जिम्मेदारी है ना, महेश और किरण जी के मार्गदर्शन में, रविंद्र जी और बेलदार जी के पूरे नेतृत्व में ईश्वर ने इतना बड़ा जी आपने बहुत कर दिया है। तो सबसे बड़ा तो सौभाग्य मेरा है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो भविष्य के है ना, नासिक के करता धरता यहाँ पर बैठे हैं, तो आप अपने लिए बात हो जाता है। और मुझे लगता है जो रविंद्र जी और बेलदार जी ने जो यहाँ पर रुतबा पाया है ऐसे ही नहीं पाया है, इनका मेहनत मैंने देखा है। कल भी वो बोलते ना गाड़ी से वसई से यहाँ से यहाँ, मतलब कैसे करते हैं, मैं तो उनको देख के मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, राइट। सो ऐसे नहीं मिलता है, उन्होंने अपनी दावेदारी साबित की है। आज महेश जी स्टोरी बता रहे थे कि जब वो मैं प्लेटिनम गया था तब वो देखे थे, लेकिन आज इतना बड़ा इनका बिजनेस है, इतना बड़ा नाम है महेश जी का पूरे इंडिया लेवल पे, तो ऐसे थोड़ी ना मिलता है। उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की ईश्वर के सामने, जो मेहनत करना पड़ेगा मैं तैयार हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेहनत करना आता है। आज डायमंड पहुंचा दिया ऊपर वाले। सेम चीज उसी मार्गदर्शन में रविंद्र जी को भी देख रहा हूँ, अथक प्रयास, बेलदार जी को देख रहा हूँ, अथक प्रयास, पृथ्वी और विजय भाई को देख रहा हूँ, इतने एक्साइटेड है वो। तो कहने का मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ अपनी स्टोरी बता के जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं मुझे स्टोरी की आपको जरूरत पड़ेगी। आपके पास ऐसा योग्य नेतृत्व है जिन्होंने अपने परिश्रम से वैसे ही साबित कर दिया है। तो अगर कभी भी आपको गर्व करने का मौका है ना, तो आप अपने आप को सौभाग्यवान मानिए और गर्व करिए कि ऐसे लोगों की टीम में आए, राइट। तो एक बार ऐसे जनरली जो लोग पहली बार आते हैं उनको कई बार ऐसा लगता है ये सब मीटिंग क्या होता है। आप सही हैं, मैं भी उसी कॉर्पोरेट दुनिया से आता हूँ जहाँ पे बोलते हैं ना बोर्ड रूम होता है, एकदम सोफिस्टिकेटेड बैठते हैं, फिर वो पानी का ग्लास रखा जाता है, फिर बातें होती हैं, वो सब दुनिया में देखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि म्यूजिक बज रहा था कि अब मेरे को 2-4 स्टेप सीख लेना चाहिए। गाने का स्पेशलिटी किसी को बोलो गा के बताओ, कोई नहीं। सो मैं किधर था? स्टेप दिखाने वाले। सो ऐसी जब मीटिंग्स होती है तो मैं समझ सकता हूँ जो फर्स्ट टाइमर्स आते हैं उनके दिमाग में होता है कौन सा बिजनेस मीटिंग है यार, ऐसे कोई बिजनेस होता है क्या। लेकिन क्या होता है ना, लास्ट 10-15 साल के अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, वक्त को बदल दें। इस समय इंडिया में अमीर वो लोग नहीं है जो पहले से अमीर थे, इस समय अमीर वो लोग हो रहे हैं जो पहले 5 साल पहले उनको दुनिया में कोई जानता ही नहीं था। yes. और आप वो लोग हैं जिनको आज कोई शायद जान नहीं रहा, 5 साल बाद सब जानेंगे। yes. आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? अच्छा ऐसा है, थोड़ा ऊपर माइक को खाना पड़ेगा। ओके, नहीं मैं मैंने दोनों दुनिया देखा है, दोनों टाइप के बिजनेसेस भी देखे हैं, वो मीटिंग्स भी मैंने किया है और कई बड़े लेवल पे किया है। भैया मेरे बारे में बता रहे थे कि मेरा ये डिग्री है वो डिग्री, पता नहीं मेरा बताने का मन नहीं करता। सच बोलो, कई दिनों तो बहुत अकड़ के बताया करता था मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अब मन ही नहीं करता है।
कोई पूछ भी लेता है तो मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, नहीं मन करता बताने का। जो सुकून की लाइफ यहाँ जी रहा हूँ ना, मुझे लगता है वो डिग्री बताने का मन करता है। देखिए मेरा बड़ा बेटा वहां पे बैठा है, वो इस समय 24 साल का 25 साल का है। अब ढूंढो मत, इधर देखो। ये छोटा बेटा इधर देखो। बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसका इस दुनिया में आना और मेरा इस बिजनेस में आना साथ में हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह कि जब वो 2 साल का हो गया है, तब से लेके उसने अपने पिताजी को नौकरी पे जाते हुए नहीं देखा। और उसका हमने बड़ा आनंद भी लिया है। मतलब कई बार लोग मेरी खूब मस्ती भी उड़ाए हैं, लेडीज लोगों ने बहुत ज्यादा उड़ाया है। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उसके स्कूल का सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पीटीए प्रेसिडेंट, मैनेजर, जितनी भी पदवी है सब में मैं लगातार 10 साल तक। तो ये सोचती थी कैसा जेंट्स है, जब देखो स्कूल में ही दिखता है। तो सब लोग बोलते थे बेचारा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, क्या करेगा। और मैं उन पे हंसता था कि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ आ नहीं सकते। तो ये बिजनेस का कमाल है कि मैंने अपने बच्चे के साथ ना एक एक पल बिताया है। पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वर्ल्ड टूर, हेम तेम, ईश्वर की दया से मतलब ना दाल रोटी नहीं मैं बोलता, मैं उसको ऐसा ही बताता हूँ कितना फिगर, बट इतना ही समझ लो दाल रोटी में असली घी वाला दाल रोटी खाया है। अब उसी में आप समझ लो भगवान की कृपा। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज ये है, आप जैसे दोस्त कहाँ मिलेंगे। आई मीन मैं सुहास, मिस्टर और मिसेस सुहास के लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा। इस बार रविंद्र जी ने मुझे संभालने का पूरा जिम्मेदारी उनको दिया था, और मतलब जिस तरह से उन्होंने पूरा कमांडो की तरह मुझे I mean, so thanks to you, सुहास जी, so thanks to you, भाभी जी। I mean, एक ही दिन में इतना अच्छा घुल मिल गया। मैं दे बोथ आर एडवोकेट, वेरी प्रोफेशनल एडवोकेट, लेकिन इतने सिंपल, इतने हम्बल, अच्छा लगा मुझे उनके साथ। हालांकि हम लोग क्रॉस लाइन से तो हमारे एक लिमिटेड दायरे हैं, लेकिन इंसान के तौर पे जितना हो सकता है हमने बहुत अच्छा सा समय बिताया। एंड आई रिस्पेक्ट देम कि उन्होंने उस चीज का रिस्पेक्ट रखा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जितने लोगों को। और इतना ही कहूँगा कि बनावटी दुनिया में मत रहना। मैं बनावटी दुनिया से आ रहा हूँ। अच्छे ड्रेसेस, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छे बंगले, अच्छे वर्ल्ड टूर, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी डिग्री, अच्छा ये, अच्छा वो, सब देख लिया, हकीकत में आ जाते हैं। और ये बिजनेस आपको हकीकत दिखाएगा। मैं आपको एक हकीकत क्या पता है, कल परसों ही मैं एक बहुत अच्छा, मैं कुछ देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। कुमार विश्वास जो बहुत अच्छे कवि हैं, आप जानते हो उनको? yes. वो किसी के बारे में बता रहे थे, और वो जानते हो कौन था? AR रहमान। उनको भी आप जानते हैं? yes. और 2 चीजें उन्होंने बहुत अच्छी बताई, जो मैं मेरी टीम को भी बता रहा था, कि कुमार विश्वास ने कहा कि एक दिन AR रहमान ने उनको बुलाया कि आप मेरे लिए ना गाना लिखो। तो वो गए बैठे, लेकिन वो AR रहमान को ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे। और AR रहमान इतने हम्बल। सो और उसी वक्त जावेद अख्तर भी बैठे थे, आप उनको भी जानते हैं, वो भी लिखते हैं। तो अब क्योंकि AR रहमान जो है जनरली वो नॉनवेज वगैरह शायद खाते होंगे, लेकिन कुमार विश्वास नहीं खाते। लेकिन AR रहमान जी है जो कुमार विश्वास का इतना बारीकी से ध्यान रख रहे थे कि सिर्फ पानी पिए, जूस पिए, अभी तक कुछ खाया नहीं। पूरा सेशन कंप्लीट हो गया और फिर बोले अरे इनको कुछ दिया कि नहीं दिया। तो किसी ने बोले नहीं दिया अभी तक। AR रहमान लिटरली उतरे नीचे, बोले मैं गाड़ी बाइक मैं जा रहा हूँ, लेकर आए, और AR रहमान उनको खिलाए अपने ऑस्कर अवार्ड विजेता। पता है AR रहमान, कुमार विश्वास इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने इनको पूछ लिया, जावेद अख्तर को, ये आदमी इतना हम्बल कैसे हो सकता है? हम्बल का मतलब समझते हैं? विनम्र। पता है जावेद अख्तर ने क्या जवाब दिया? इंग्लिश में जवाब दिया, ही कैन अफोर्ड टू।
क्या नहीं समझे? समझ गया। ये उनकी औकात है कि वो इतना विनम्र हो सकते हैं। कुमार विश्वास से फिर से रहा नहीं गया, बोले नहीं मैं उनसे ही पूछूंगा, खुद को उनके पूछ रहे हैं, सर एक चीज मेरे से रहा नहीं जा रहा है, आप इतने विनम्र कैसे हो सकते हैं? बोले इतने विनम्र मैं इसलिए हो सकता हूँ क्योंकि मैं हकीकत में आज अपने हकीकत में आ चुका हूँ। और जानते हैं, बोले हकीकत मतलब, जबकि कुमार विश्वास खुद भी बहुत प्रकांड पंडित है, अच्छी बातें करता है। उन्होंने बोले तुम पोइट्री लिख रहे हो, तुमने आज मेरे को गाना लिख के दिया, मैं म्यूजिक बनाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग को कुछ हो जाए तो तुम्हारी क्या औकात है? कुमार विश्वास बोले कुछ नहीं। बोले अभी मैं जो तुमने गाना बनाया, अभी मैं उंगली चलाने वाला हूँ, अगर ये उंगली नहीं चलने लगे तो मेरी क्या औकात है? तो बोले दिमाग चलाने वाला वो, उंगली चलाने वाला वो, तो अकड़ते हम क्यों हैं? क्या बात। तो ये बिजनेस ने ना मेरे को बहुत, मैं बहुत धन्यवाद मानता हूं कि मुझे मेरी असली औकात पे ले आया है। पहले पूरी दुनिया को प्रसन्न करने में लगे हुए थे, आई एम सो एंड सो। अब अपने आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, और अपने आत्मा तो एक ही चीज बोलती है, अपने बस का कुछ नहीं है। आज 25 साल बाद भी यहाँ टिका के रखा है, तो मेरी औकात है। कितने लोग आए और गए, किसी और का खेल चल रहा है, कुछ बड़ा खेल होने वाला है। सो मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे से सुनने आए तो ठीक है, जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो सुनाऊंगा, घबराओ मत, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन असली पिक्चर को समझ के रखो कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो ये आपकी इच्छा नहीं है, कोई आपसे कुछ बड़ा करवाना चाह रहा है। यस। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपका नहीं, बहुत आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके दादाजी, पिताजी, पता नहीं किस सब पुण्य कर्म है कि ऐसे गुरुओं के सानिध्य में आपको मौका मिल रहा है। इंसान का जीवन मिलना, इंसान के जीवन के थ्रू कुछ बड़ा काम करना, एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में काम करना, इतना बड़ा पुण्य सिर्फ आपका हो सकता है, इसलिए आज आप यहाँ पर बैठे हो, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अपनी असलियत को मत भूलना। आप बहुत सौभाग्यवान हैं, आप बहुत पुण्यवान हैं कि जैसे लोगों के बीच में आ गए, राइट? और अगर मैं मेरी स्टोरी की बात करूँ तो मेरी स्टोरी तो यहाँ से शुरू होती है। हाँ, मुझे बिजनेस में लाने वाली यही है। मैं चाहूंगा कि अच्छा, मैं जितना ही हाई टेक सोफिस्टिकेटेड दुनिया में के जितने नखरे होते हैं वो मेरे अंदर है। दुनिया को दिखाना पड़ता है ना नखरे, तभी तो इम्प्रेस होंगे ना, नहीं तो कैसे इम्प्रेस होंगे? अभी फूल वूल डाले, मेरा डिग्री बता दी, अरे श्रवण जी, नहीं तो कौन मेरे को पूछता है? चड्डी में घूमते रहता भाग। आज जहां से आ रहा था वहां कच्चे में ही था मैं, तब तो कोई बिल्डिंग वाला भी नहीं पूछा। हाँ मजे के। और जब मेरी गाड़ी खड़ी थी तो बगल में एक बंदे ने बता दो, एक बंदे ने बढ़िया सा स्प्रे मशीन लाया था, वो अपनी गाड़ी को धो रहा था। तो मेरा सूट का आज एक कांड हो गया था, किडनैप हो गया था, फिर आया वो। तो मैं बगल में उसको मैं बोला कि मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं भी धोऊं क्या? ले लो पानी भर लो। तो मैं जेट स्प्रे से अपनी गाड़ी वाड़ी धो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था 1 घंटे पहले गाड़ी धोने वाला हूँ और 1 घंटे बाद 500 लोगों से बात करने वाला हूँ। ये है असली औकात। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आज यहाँ पर आप बैठे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छा मतलब है। यस। काफी छोटे होते मैं सिर्फ थैंक्स बोल रहा था कि ये तो बनावटी है, मुझे फील करवाया जा रहा है, लेकिन ये औकात भी मेरी हो सकती थी, क्योंकि कोई तो धो रहा है ना, और तब कोई पूछने वाला नहीं बगल में। और जैसे ही कपड़ा पहना, अरे बाप रे, गड़गड़ा के पूरी दुनिया आ गई। तो है बनावटी दुनिया में, दैट्स ओके, वो लाइफ भी हम जीएंगे। सो बिजनेस में लाने का पूरा श्रेय इनको जाता है ये, और ये पहले से ही सिंपल है। ताम झाम इनके चक्कर इनको नहीं, ये उससे दूर ही रहती है। जब वो बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल होने की, और ये इनोसेंटली सिंपल है। सुमित जी हमारे बोलते हैं ना कि पहले इनोसेंट, फिर मैच्योर्ड, फिर मैच्योर्ड इनोसेंट।
मतलब आदमी यहाँ रहता है, फिर अकड़ता है, फिर ठोकर खाता है, लात पड़ती तब नीचे आता है। तो मैं तो ऐसे होके आया हूँ और ये ऐसे ही चल रही है। तो मैं चाहता हूँ इनको सुनो। बाकी आपको जो आंकड़ेबाजी, दुनियादारी, वो सब मैं सुना दूंगा सब, मतलब आज जाने के बाद आप खुश होके जाओगे। लेकिन पहले ये सुनो। So here is Poonam for all of you. Thank you. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इन्होंने तो बोल के चले गए हमारे हाथ में बांध के। फ्रेंड्स, मेरा नाम पूनम दुबे है। मैं एक सिंपल होम मेकर हूँ और भैया को तो मालूम है कि जब एक गांव की लड़की आती है तो कैसी रहती है, तो हमारी लाइफ होती है। घूंघट में आई थी और घर का विचार दीवार का कोना किधर है वो भी नहीं मालूम, इतनी सिंपल है ना। बाहर आना जाना नहीं रहता था क्योंकि तब मम्मी डैडी थे और अच्छा लाइफ चल रहा था। उन्होंने बोले कि दाल चावल चल, लेकिन घी जोरदार रहता था, है ना। तो चल रही थी लाइफ, अच्छा चल रहा था। उस समय इनका जॉब था, है ना, डैडी का भी था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये होता है ना कि डैडी रिटायर हो गए, हम चले गए रिटायर हो गए। उनका भी एक सपना था, उनको भी अपने सपने को पूरा करना था। भैया को मालूम है, किया उन्होंने अपने सपने पूरे। और उसके बाद में ये बोलते हैं ना कि सपना जो है हर एक इंसान के दिल में रहता है, लेकिन उसको जगाने वाला कोई नहीं मिलता है ना। और हम तो जगा ही नहीं पाते हैं, और अगर जगाते हैं तो बोलते हैं हाँ छोड़ो जाने दो, ये हमारे लिए है ही नहीं, है ना। लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर वाले का इतना अच्छा प्रेजेंट था, बोलते ना आशीर्वाद था हमारे ऊपर, कि उनके ऊपर विश्वास बहुत बड़ा था पहले से ही, है ना। कुछ भी होता था तो हमें बोलते थे उनकी मर्जी होगी तभी हुआ, है ना। कुछ भी उनकी मर्जी थी तभी हुआ, नहीं तो शायद नहीं होता, है ना। तो जब हमें बिजनेस दिखाया गया तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले को बहुत बड़ा धन्यवाद बोला कि शायद उनकी मर्जी है और हम दोनों के लाइफ में बिजनेस आया, है ना। और जिन्होंने बताया उनके ऊपर भी विश्वास किया हमने, है ना। उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा तभी तो हमको बताया, है ना। और हमारे सपने तो भरपूर थे, उसको तो पूरा ही करना था। तो सपने पूरा करने के लिए हमने अपने आप को मजबूत रखा, है ना। मजबूती भी होना जरूरी है। कई बार क्या होता है लाइफ में, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, फिर धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, है ना। तो उसको मजबूत करने के लिए हमने अपने आप को मजबूत रखा। बिजनेस आया, हम दोनों ने बहुत फैसिनेटली बिल्ड कर रहे थे। उस समय मेरा बेटा छोटा था, समझ लो उसका आना और बिजनेस का, तब समझ लीजिए हमने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया, है ना। कभी उसको छोड़ना पड़ता था, छोड़ के भी जाती थी, कभी लेकर भी जाती थी, कभी बहुत दूर, हम बॉम्बे में रहते थे तो हमको यहाँ उल्लासनगर कल्याण में छोड़ना पड़ता था, लेकिन हमने किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सपना था। एज द माँ, एक माँ ठीक है अपने सपने को थोड़ा सा वो कर सकती है, लेकिन बच्चे के सपने को कभी नहीं कर सकती है ना। तो किया हमने, और इस मैं बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले को मानूंगी कि अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं तो बिजनेस का ही देन है। मैं इसी से बोल रही हूँ, नहीं तो हमको बोलना ना कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। हम तो ऐसे ही बोलते थे कि भाई ठीक है बिजनेस आ गया, आप जाओ करो, लेकिन हमको रहने तो घर में ही, हम घर में बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग नए लोग आए हैं, प्लीज जरा हाथ उठाएंगे। हाँ, ऐसे ही आप लोगों की तरह एक बार मैं भी गई, बहुत अच्छा मतलब बड़ा मीटिंग हो रहा था, तो वहाँ पे लेडी जाके माइक में से बात कर रहे थे। हमारे मन में आया कि जब ये कर रही हैं माइक में बात, तो हमारे अंदर ऊपर वाले ने क्या ऐसा नहीं दिया कि हम नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, कि काम नहीं कर सकते हैं, कि अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले ने सबके अंदर दिया रहता है ना, वो क्वालिटी। तो उसको पहचानना है और विश्वास रखिए ऊपर वाले के ऊपर, है ना। बहुत अच्छा आपका साथ भी देता है और आपके साथ भी रहता है ना। बोलते हैं कि जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे उस दिन आप ऊपर वाले को पहचान जाएंगे, आपके अंदर ही सब कुछ है ना। तो अपने आप को पहचानिए और
हमेशा उनको धन्यवाद दीजिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो उनकी मर्जी है, हमारी ये फिंगा भी हिल रही है ना तो भी उनकी मर्जी है ना। तो हमसे कुछ नहीं, हम इसको नहीं हिला रहे हैं, ऊपर वाला हिला रहा है, कोई और है, कोई और शक्ति है जो हिला रही है ना, हमको चला रही है, हमसे बातें करवा रही है ना। नहीं तो मैं मेरे घर में जब किचन में काम करती हूँ तो ऐसा विंडो है ना कि जहाँ से मतलब पब्लिक थोड़ा देखती है, मैं वही मतलब सोचती हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो रोड पे सो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास चादर भी नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है, इतना वो है, कम से कम हमको चादर और सोने के लिए अच्छा जगह तो दिया है, तो वो भी नहीं देता तो हम क्या करते हैं? तो बहुत अच्छा ये बिजनेस है। बिजनेस पे करना क्या है कि हम यहाँ के हाँ, जब बिजनेस आया, बिजनेस है तो प्रोडक्ट रहेंगे, है ना। तो हमने यही सीखा कि अगर हम बाहर के कुछ यूज कर रहे हैं तो हमारे सपने पूरा नहीं होते हैं, लेकिन हमने यहाँ के किए तो जो हमारे सपने थे हमारे पूरा हुए, है ना। काफी सारे सपने पूरा हुए और इसी सपनों के बीच में, इन्हीं लोगों के बीच में हमारा बड़ा बेटा भी बड़ा हो गया है ना। आज अगर हमें बोलो तो इस दुनिया को छोड़ के अगर कहीं और दुनिया में ऐसा बोल दिया जाए तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो यूज किए, हमारे अपने सपने को हमने पूरा किया, देश विदेश घूमे, हमको तो भी नाम भी नहीं याद आता है कहाँ कहाँ घूमे घूमे। एक बार क्या हुआ, हमारी पढ़ाई जो है ना हिंदी मीडियम से है, जो भी मन पढ़े हिंदी मीडियम से, इंग्लिश उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है भी नहीं भी है। तो ऐसे हम सिस्टरों में से बात हो रही थी, एक छोटी हमारी सिस्टर थी, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। तो ऐसे कुछ उसने पूछा, बोला कि अरे दीदी आप यहाँ का स्पेलिंग बता। हम कही बेटा ये बात कर, अगर स्पेलिंग हमको आती और हम वहाँ तक नहीं जाते, उसको फील करके नहीं आते, उसको देख कर नहीं आते, तो स्पेलिंग लेकर हम क्या करते? क्या बात है, वाह। नहीं आ रहा है, लेकिन उस जगह पे गए जहाँ पर हम कभी कुछ सोचे ही नहीं थे कि हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन धन्यवाद ऊपर वाले का, धन्यवाद इस बिजनेस का कि हर एक कंट्री में हम जाकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सर चढ़ाव है तो कोई बात नहीं, जिंदगी है, सबके लाइफ में आता है, हमारे लाइफ में भी आया है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारा सपना मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एज द लेडीज जितनी पावर उनके अंदर होता है ना, जिस दिन वो पहचान जाते हैं अपने पावर को, उस दिन वो पूरा सब कुछ कर डालते हैं ना। एक लेडीज एक छोटे से उसमें खाना बना रही है और अभी तो 3-4 चूल्हे वाला आ गया है गैस, पहले तो 2 ही चूल्हे वाला था, लेकिन 3-4 चूल्हे पर भी हो, एक पर दूध, एक पर और कुछ, एक पर और कुछ, लेकिन और भी वो काम करे, लेकिन उनकी नजर उधर, उनकी नजर सब जगह उनकी रहती है ना। तो जब वो उतना कर सकती है तो बिजनेस में क्या, बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। और मैं तो ये बताऊँ कि जिन्होंने आपको यहाँ पर लाए, आप उनसे समझिए, है ना, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो तो बता देंगे, लेकिन क्यों करना है, वो वजह, वो रीजन, वो सपना, वो ड्रीम्स आपका रहेगा, है ना। अपलाइन कब हाथ ऊपर खींचता है मालूम है? जब हम ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तब वो ऊपर खींचेगा, जब हम बढ़ाएंगे नहीं, नीचे रखेंगे तो कैसे नहीं खींच सकता है ना। तो अपलाइन के टच में रहिए, पूछिए कैसे करना है, क्या करना है, और सपना आपका होना चाहिए। और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आए? अगर इतना बोल के भी करोड़ों का बिजनेस कर ले तो बुरी बात है। ये हमारी मालकिन है, हम तो वाइस प्रेसिडेंट है, वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट है। यही देखो क्या होता है ना, लेडीज का यही सबसे बड़ी खासियत है। जेंट्स को 1 लाख रुपया तो बोलो क्या करना है तो इन्वेस्ट करेंगे, आजकल तो है ही नहीं, खर्चा की जरूरत। लेडीज को दो 1 लाख रुपया, 2 मिनट में खर्चा करके बोलेंगे और 1 लाख दें। हमको जैसे कोई बोलेगा ना आपको 10 लाख दिया तो क्या करोगे, तो हम लोग सीधा इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना ये करेंगे।
तिकड़मबाजी शुरू हो जाएगी। ये बड़े सिंपल होते हैं। तुम दो तो सही। और इसने बोला भी था एक लाइन मेरे को, कई बार मैंने पूछ लिया था कि भाई इतने इनकम में तुम चलाते कैसे? बोले तुम दो तो सही। मतलब वो ये कह रही थी कि तुम जितना कमा रहे हो उतने मुझे घर चलाना पड़ रहा है, अगर तुमको कमाना आता है तो मुझे खर्चा करना भी आता है। ये भारत की देन थी। सो चलिए अब बात करता हूँ मेरा, क्योंकि आप लोग को हर तरह का टेस्ट चाहिए ना। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे पिताजी जो है वो यूपी से आते हैं, बट मेरी पैदाइश बॉम्बे की है। और जब पिताजी मुंबई आए थे तो वो बेसिकली कूली थे। वीटी स्टेशन पे नमक का बोरा जो होता है, गंधक, वहां से उन्होंने शुरू किया था और करते करते फिर उनको टाटा में प्यून का जॉब मिला, फिर करते करते क्लार्क बनते बनते रिटायर हुए हैं। 40 साल उन्होंने टाटा में, और उसी के बल पे उन्होंने आज मुंबई में अभी भी हमारा वाला घर है, चौल सिस्टम जानते हैं? आज नासिक में जितना किसी का बाथरूम होगा उतने में मैं 25 साल रहा हूँ। और जो आप मूवी में देखते हैं ना, बाल्टी लेके लाइन लगाओ, 25 साल किया है हमने। लेकिन यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप हैं, मतलब जिनके बच्चे हैं? सब है ना? आपको एक बात मैं जरूर बताऊंगा, माँ बाप होने के नाते जितना हो सके पुण्य काम करो, जितना हो सके अच्छा काम करो, बच्चों के काम आने वाला है। उन्होंने जैसे भी था पढ़ाया मेरे को, और कुछ नहीं समझ पाए तो यूपी वाले ज्यादा करके टैक्सी रखते हैं, पता है? तो हमने भी 2 टैक्सी रखी थी। बाद में ठीक है, जब रिटायरमेंट का समय आया तो उसके पहले निकाल दी। लेकिन जितना हो सके उन्होंने पढ़ाया, लेकिन ईमानदार थे, सच्चे थे। मतलब टाटा में वो पोस्ट, टाटा का जो पोस्ट का डिपार्टमेंट होता है ना, उसके वो क्लार्क थे। मतलब अगर वो चाहते तो अच्छा पैसा। उनका जो जूनियर था, उन्होंने जानते होंगे, मिश्रा जी की मैं बात कर रहा हूँ, दयाशंकर जी, उन्होंने गांव में महल जैसा घर बनाया, भाईंदर में फ्लैट लिया, साउथ मुंबई में फ्लैट लिया। क्या नहीं हो गया? बेटे को सीए बनाया, क्या नहीं हो गया? हम चौल में रह गए। पता है क्यों? ईमानदार। लेकिन इतनी सच्चाई और ईमानदारी थी, उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर। इसलिए अगर आप माँ बाप है ना, तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज है, जो कुछ भी कर रहे हो आपके बच्चों के आगे आगे चलेगा। और मुझे लगता है सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, पॉजिटिविटी, स्वास्थ्य, समाज, सबका अगर ध्यान रखना है ना, तो इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता है। ईमानदारी और धर्म सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप होने लगता है। भगवान क्या बोलता है? मेरा नाम लो कि मेरा काम करो। काम नहीं कर पाओ तो नाम लो। काम क्या है? सेवा। ये बिजनेस क्या है? सेवा। नाम लेना नहीं आता है ना, ये बिजनेस ईमानदारी और सच्चाई से करो। देखो भगवान आपके आगे आगे नहीं चलता है। आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति आएगा, वो कितना भी नशा करेगा, लेकिन आप झेलोगे, उसको संभालोगे, सेवा करोगे, उसके लिए दौड़ोगे, क्या नहीं करोगे उसके लिए? वो क्या है? वो एक प्रकार का क्या है? अरे मुझे बहुत अच्छा एक लाइन लगा, हमारे यूपी में कई जगह मैंने देखा, भंडारा होता है ना, बड़ा बड़ा, 1000 लोग को खिलाया, 1500 लोग को खिलाया, 2000 लोग को। हम लोग भी छोटा मोटा करते रहते हैं हर बार। तो एक व्यक्ति ने उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। बोले आप जिस 1000 लोगों को खिलाया कि आपने 1000 जीव को खिलाया? मैंने बोला नहीं, 1000 जीव को खिलाया। तो बोले साल में कितनी बार खिलाया? मैं बोला 1 या 2 बार। बोले रोज 1 किलो दाना खिला दो, अगर 1000 कबूतर खा ले तो रोज 1000 जीव का भंडारा हो जाएगा। लेकिन दुनिया को दिखाना है तो 1000 इंसान को खिलाया, और अगर जीव की मात्रा आ जाए तो ये बिजनेस क्या है? आप 1 को खिला रहे हो अच्छे से, अगले को खिला रहे, पता लगा रोज कितना बड़ा भंडारा आपका हो रहा है। आज महेश जी का, रविंद्र भाई का, बेलदार जी का कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है, आपको पता है क्या? उस धार्मिक दृष्टि से आप देखिए। मतलब जो लोग इस चीज को समझते होंगे उनको समझ में आएगा ये बिजनेस क्यों है। मैं अलग अलग एंगल से लेके जा रहा हूँ। तो पहला चीज, माँ बाप होने के नाते
मेरे डैडी मम्मी का आज जो कुछ भी होना सब उन्हीं का चल रहा है। यस यस। पहला चीज। दूसरा चीज, मैं बिजनेस में कैसे आया। मुझे मराठी बहुत पसंद है। वैसे सर जैसा नहीं है, ये तो प्राध्यापक है, मैं स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन मैं बचपन में मचिंद्र कामरे को बहुत देखता था। कितने लोग जानते हैं उनको? वस्त्रहरण नाटक में 27 बार देखा है। हाँ, देखा है किसी ने? बहुत कॉमेडी, बहुत कॉमेडी, अभी भी है यूट्यूब पे। रंगमंच में होता था और हंसा हंसा के मार डालते थे। अच्छा, मजे की बात, नाटक है और वो बीच में वहां कमेंट्री करते थे बैठ के साइड में। इतना कॉम्बिनेशन अच्छा लगता था। और पता है कौन से हॉल में होता था? वही दामोदर हॉल, जहाँ हमारा ओपन मीटिंग गया। एक बार इनका पिताजी का फोन आया कि कोई मीटिंग है, चलना है। अब इनके पिताजी का उस समय शायद थोड़ा सा वक्त टफ चल रहा था। उन्होंने 2-3 चीज ट्राई की थी, वो नहीं चला, तो कुछ और ट्राई कर रहे थे। और इस बार सामने मैं था, नहीं समझे? कि जब कोई नहीं सुने तो किसको बोलने का? तो मेरे को बोले एक विदेशी कंपनी है। मैं बोला मैं कहीं नहीं आने वाला हूँ। फिर उन्होंने बोला कुछ तो मीटिंग है। तो पता नहीं क्या बात हो, मुझे ऐसा समझ में आया कि कोई मराठी नाटक है। अब मैं मराठी नाटक देखने षण्मुखानंद हॉल चला गया। अच्छा, नाटक, अब जब आदमी नॉर्मल नाटक देखने जाता है तो आदमी सिंपल शर्ट पैंट जीन्स, उस दिन सब सूटेड बूटेड में मचिंद्र कामरे सूट बूट में कब से नाटक करने लगा। तब बहुत गुस्सा आया ससुर जी पे, इन्होंने फंसाया मेरे को। अच्छा, पहले टिकट का भी दाम होता था, तो उन्होंने मेरे टिकट का दाम भी वही भरे। दामाद था ना, यहाँ पे तो किसी ने नहीं भरा ना किसी का, खाली ससुर जी को वो अधिकार है। आर्टिफिशियल ससुर जी मत बन जाना। अच्छा, वो भरे भी, लेकिन मेरे पास बैठे नहीं थे, उनको पता था भड़केगा। लेकिन क्या होता है कि अब जब बैठ गया, षण्मुखानंद का माहौल भी अच्छा लग रहा था, एसी पीसी में, चलो और सूटेड बूटेड में, चलो आया हूं तो बैठते। और उस वक्त कांति और हेमी गाला आए थे। हेमी गाला जो है अमेरिका में जनरल फोर्स के जीएम थे, रिटायर हो चुके थे। और कांति गाला जो है वो एमडी उस समय के यूएस में। तो जब उनका बैकग्राउंड सुनने लगा ना, तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कब उठ के भागूं और जाके पहले फोन करके या कुछ भी करके घर में आज तांडव करना है। इन्होंने क्यों फंसाया मेरे को। लेकिन जैसे ही उस स्पीकर को देखा ना, मैं शांत बैठ गया। तो मेरे ससुर जी ने जो सबसे अच्छा काम, पहला मैसेज था माँ बाप के नाते, दूसरा मैसेज था ससुर जी के नाते। ससुर नहीं बनना है, ससुर ने क्या काम किया वो करना है। उन्होंने कुछ भी प्रयास किया और ऐसे मीटिंगों तक मुझे पहुंचाया। तो आज आपकी टीम में जो लोग भी आ रहे हैं ना, जब आप उनको फोन पे समझा रहे हैं, जूम पे समझा रहे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन जब कोई ऐसा मीटिंग होता है जो आपकी अपलाइन ऑर्गेनाइज करती है, जैसे आज हो रहा है, अभी 4 तारीख को फिर होने वाला है, वहां पे आप और अपने लोग पहुंचो। पूनम वही मैसेज बता रही थी, हमारा घर है भाईकल्ला में, मेरा ससुराल है उल्लासनगर में। तो मतलब उस समय वहां से वहां जाने में 2-2.5 घंटा लगता था, लोकल ट्रेन ये वो। मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो शिवम को छोड़ने के लिए उल्लासनगर जाना, फिर वहां से आके षण्मुखानंद में मीटिंग अटेंड करना, फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर शिवम को लेके उल्लासनगर जाना, फिर वापस घर आना। ऐसा कई बार हमने किया है। तो ये क्या है? परिश्रम। सो पहला चीज, दूसरा मैसेज ये है आपके लिए कि जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो आपकी अपलाइन बताए कि ये अटेंड करने जैसा है, तो अपना बुद्धि कितना डिजिटल है, कितना फिजिकल है, वो बेहतर समझाएंगे, उस हिसाब से आप प्लान आउट करिए। लेकिन अच्छी चीजों को मिस मत करना, नहीं तो आपके टीम में भी कोई श्रवण कुमार होगा। जो क्योंकि आपने सोचा नहीं क्या जरूरी है, उस चक्कर में एक श्रवण कुमार से आपने हाथ। तो उसके बाद देखिए, मैं भी लिख के लाया हूं, मैं दिमाग पे लोड नहीं डालता हूं। मुझे नरेंद्र मोदी थोड़ी बनना है, बिना पढ़े बोलता है। मैं पढ़ के बोलता हूँ, इसलिए रिलैक्स रहता हूँ। ज्यादा इजी कौन सा है? रिलैक्स। पहले बनावटी था ना, बिना पढ़े बोलता था, अरे श्रवण जी क्या बोलते हैं, और मैं रात भर याद करके आया। वो बनावटी दुनिया था। अब पढ़ के बोलता हूँ, सिंपल है। 1 मिनट पहले तक भी टेंशन नहीं था, देख के तो बोलना है, झूठ तो बोलना नहीं है, तो स्टोरी है ना।
बस एक पॉइंट लिखा है, आप अपनी स्टोरी को कनेक्ट करो। तो पहला चीज, औकात में आ जाओ, मतलब मैं क्या के लिए दिमाग पे लोड देने का। ये बिजनेस को मैंने कांति हिमिकाला को देखा, फिर करना शुरू किया। अच्छा, जो चैलेंजेस बोलते हैं ना, आपको अपनी दावेदारी ठोकनी पड़ेगी। जैसे मैंने आज बेलदार साहब, रविंद्र भाई, महेश जी सबका एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको भी आज जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, इन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी, इसलिए ऊपर वाला दे रहा है। मेरी भी परीक्षा हुई। मेरी परीक्षा जानते हैं क्या हुई? जैसे मैं बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेरी अपलाइन ही बिजनेस छोड़ के चली गई। ससुर जी आउट, ससुर जी के ऊपर वाला, उनके ऊपर वाला, उनके ऊपर वाला, मुझे क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? आपके चारों अपलाइन गायब हो जाए तो आप क्या करोगे? सोच के आंख बंद करके सोचो जरा। सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक मैसेज है, मैंने कैसे किया मुझे नहीं पता। आज मैं जो आके यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे मैसेज है कि ये बिजनेस आप अपनी वजह से आए और आपको यहाँ पे टिक के लड़ने की, कोई हो या ना हो, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो फिर पूरा टाइम शिकायत करने में जाएगा। एमबीए ऐसा है, ठंडी ज्यादा है, संडे का छुट्टी है, 28 है, बच्चे रो रहे हैं, अपलाइन ऐसा है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं ली। तीसरा मैसेज क्या गया? अगर बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो बिजनेस में फॉर्म पे नाम किसका है? किसका नाम है? हमारा खुद का। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? है ना? जितने लोग शिकायत करते हैं, कौन है वो? गैर जिम्मेदार। तो मेरे साथ जो चैलेंज हुआ ना, मेरी अपलाइन में चली गई, आपके साथ भी हो सकता है। किसी न किसी रूप में आपको भी टेस्ट किया जाएगा। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो खड़े। अच्छा, रास्ता मिला। आपको पता है, जब तक मेरी अपलाइन नहीं थी तो मैं क्या करता था? मैं ऐसे मीटिंगों में आया करता था, वहां पे मेरा हौसला बढ़ता था। आप जैसे कुछ लीडर्स आके यहाँ पे मुझे बताया करते थे, मुझे लगा मेरा भी फिर आस्ते आस्ते फिर सुमित जी से संपर्क हो गया, फिर अलग स्टोरी बन गया। सो दिस इज वन। ये बिजनेस में मैंने सबसे अच्छा क्या देखा, आप थोड़ा सा मान जाते हैं बुद्धिजीवी वाली बातें, जिससे कई बार कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं। मेरे पास और भी बिजनेसेस हैं। मैं कितना भी ब्रिलियंट हूं, कितना भी टैलेंटेड हूं, मेरे पास कितने घंटे हैं? लगातार काम करूं तो कितने हो जाएंगे? पढ़ेंगे 25 होंगे, 24 होंगे। एक चीज याद रखना, लाइफ में सफल होने का एक ही तरीका है, और वो है किसी यूट्यूब या किसी बाबा या किसी चमत्कार या किसी लॉटरी नहीं। सही तरीके से ऑर्गेनिकली ग्रो करने का एक ही तरीका है, वो है टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग का मतलब, जब आपका 24 से ज्यादा घंटे बनने लगे। आज मुकेश अंबानी के कितने घंटे बनते हैं रोज के? रतन टाटा तो मर चुके, 6 लाख लोग नौकरी करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, तो रोज का कितने घंटे का दिन बनता है उनका? 60 लाख घंटे का एक दिन होता है उनका। हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है? अगर ये इतना भी आप समझ गए ना, तो ये बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा। अगर लाइफ में सफल होना है तो पहला चीज अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि बिजनेस करो। लेकिन जैसे बिजनेस करने बाद आओगे ना, तो 100 तरीके के प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, कंपटीशन, ये वो। सेफ बिजनेस करना है तो मैं आज भी डंके की चोट पे दावा करता हूं कि इससे बढ़िया कोई बता दो, मैं ये छोड़ के उतर आ रहा हूं। क्योंकि ये बिजनेस में क्या है, आज अगर रविंद्र भाई की टीम में हजारों लोग हैं, 10 घंटा छोड़ो, अगर सब 1 घंटा भी डाले तो रविंद्र भाई का दिन कितने घंटे का हुआ? 1000 घंटे का एक दिन हुआ, इसलिए वो पैसा आता है। महेश जी का तो ज्यादा ही होगा, अगर उनके लिए 1-1 घंटा लोग डाले तो। सो एक चीज याद रखना, बिजनेस करना है, ग्लोबल बिजनेस करना है, विश्व स्तरीय। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि कौन सा बिजनेस ज्यादा चलता है? विश्व स्तरीय ब्रांड वर्ल्ड क्लास चलता है। इंडिया के जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं, वो लोग क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं?
लोकल क्लास की वर्ल्ड क्लास? तो बिजनेस किसका चलेगा? अपना प्रोडक्ट किसका है? चलेगा कि नहीं? तो पहला चीज, कई बार ग्लोबल बिजनेस, वर्ल्ड क्लास बिजनेस, इन्वेस्टमेंट का पूरा काम एमवे ने कर दिया। 1000 करोड़, 1000 करोड़ खाली सोच के देखो। 17,000 पिन कोड्स पे डिलीवरी, पूरा वेबसाइट, पूरा रॉ मटेरियल, पूरा स्टॉक, सारा काम एमवे कर रही है। आप क्या कर रहे हो? 1-2 घंटा आप डालते हैं, जिसके पास ज्यादा समय ज्यादा डालता है, जिसके पास कम, जैसे जिसके पास समय। लेकिन आपका टाइम कंपाउंडिंग हो रहा है। तो मुझे ये बिजनेस में उस वक्त क्या करूं? अच्छा, मुझे क्यों समझ में आया कि मेरे पास टाइम नहीं था। उन्होंने वही बताई होगी, मैं 25 दिन मुंबई या महाराष्ट्र या इंडिया के बाहर रहता था, ट्रैवलिंग चल रहा। कितने लोग को ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? हाथ उठाओ। अब कोई नहीं हाथ उठाएगा। जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो ना, टाइम नहीं है, मेरे से मिला दिया कर। एक ही सवाल पूछता हूँ, मैं 25 दिन रहता ही नहीं था घर पे, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम ये सवाल कैसे पूछा? तुम रात को घर पे आता है ना? हमारे टीम में देखो, कुछ पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुंबई से आए हैं। उनका ड्यूटी कैसा रहता है पता? आज 12 घंटा दिन, कल रात, फिर 18 घंटा, फिर 36 घंटा, घर ही नहीं जाना। कर रहे हैं ना? तो मुद्दा टाइम का नहीं है, मुद्दा समझ का है। और समझ यही है कि जब तक आपका 24 घंटे का जो ग्रहण लगा हुआ है, जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक लाइफ में सफलता आएगा नहीं। टाइम कंपाउंडिंग, मेरे को एक चीज समझ में आया, मनी लेवरेजिंग। ठीक है? सो ये मुझे एक चीज समझ में आता है। दूसरा, एसेट खड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा आईटी का भी बिजनेस है ना? हमारे 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि वो मेरे घर के, मुझे पता है घर में रहेगा मामला। लेकिन कल को अगर मैं कोई बिजनेस करूं और किसी को सिखाऊं तो आगे चल के क्या करेगा? कितने लोग का खुद का बिजनेस है? एमए छोड़ के क्या करते हैं दोस्त? कंस्ट्रक्शन का काम है। आप किसी फ्रेंड को रखो, 10-15 साल सिखाओ, और उसको जब पूरा आपका समझ में आ जाएगा तो क्या करेगा आपके साथ? किसके ग्राहक काटेगा? इसको बोलते हैं बिजनेस। हमारे बिजनेस की खासियत क्या है? आप किसी को 5-10 साल दे दो, वो कल को अगर वो आगे भी बढ़ेगा ना तो आपको खुशी होगी, क्योंकि जो है तो आपके नेटवर्क में। यहाँ पे लोग धोखा नहीं देते, चाह के भी दे नहीं पाते। तो मेरे को ये सब चीज समझ में आने लगा। टाइम कंपाउंडिंग है, रिस्क नहीं है कि पता लगा 15 साल मेहनत करके फिर किसी ने गला काट के निकल गया। सबका अपना तरीका, सब ग्रो करो, लेकिन सब साथ में रहते हैं। भाई मैं तो चाहूंगा ना मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। कल को अगर तीसरी, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस की, बायोलॉजिकल बेटे की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कल को उसका बेटा आएगा बिजनेस में, तो मैं चाहूंगा वो हम सबसे भी आगे बढ़े। एट द एंड ऑफ द डे मेरा बिजनेस सिक्योर ही तो हो रहा है। तो मेरे लिए मुद्दा क्या है? बिजनेस सिक्योर होना चाहिए और उसके लिए एसेट होना चाहिए। और ये बिजनेस एसेट बिल्डिंग का काम कर रहा है मेरे लिए। तो ये कई बार लोग आके मेरे से बिजनेस के बारे में सब ऐसा करेंगे, तो मैं बोला देखो ऐसा है, अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ है लगाने के लिए तो प्लीज एमबी मत करना। लेकिन बिना लगाए 100 करोड़ का बिजनेस करना है तो एमबी के अलावा कोई तरीका भी नहीं है। ठीक है? देख लू यादी। कई बार लोग बोलते श्रवण जी बिजनेस को इतना टाइम हो गया, इसका फ्यूचर क्या है? मैं उनको अलग सवाल पूछता हूँ। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, इसका फ्यूचर क्या है? इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो क्या जवाब देता है माँ बाप? अरे पहले पढ़ लिख लेने दो, बालिग हो जाने दो, कुछ ठोकर खा लेने दो, तब बता पाएंगे ना कि पैदा होते ही फ्यूचर बताते हो। तो बिजनेस का क्यों पूछने लगते हो फ्यूचर क्या है? अरे ये बिजनेस भी पैदा हुआ, थोड़ा पढ़ा लिखा, कुछ ठोकर खाया, अब जवान हो रखा है 50-25 साल का, आप देखो रौनक पे आया है अपने।
और नसीबवान हो कि जब एमबीए 25 साल का हुआ तब आप बिजनेस में बाकी निकल चुके हैं। क्या होता है ना, आप उस समय पे नहीं थे जब स्ट्रगल चल रहा था, आप उस समय पे हैं जब बिजनेस मैच्योर हो चुका है, लोगों को समझ में आ गया कि जो सही तरीके से करते हैं वो कैसे करते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से किया वो कैसे किया, और हम सही तरीके से जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे। देखिए एमबीए बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट प्रॉब्लम है क्या? कंपनी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कौन है? लोग। ये लोग कभी किसी के नहीं बने। तो हमको निपटना लोगों से ही है। आप जाके अपनी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत से लोगों को बताओ कि आप वो नहीं हो जो आप जानते हैं, और लोग आपके साथ आएंगे। कितने सारे ऐसे लोग जो एमबीए करके छोड़े हैं और फिर से आ रहे हैं। क्यों पता है? जब किसी ने जाके सच्चाई और ईमानदारी से बताया कि हम वो नहीं, हम ये हैं, तो लोग आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि एमबीए के प्रोडक्ट अच्छे हैं, एमबीए कंपनी अच्छी है, एमबीए नंबर वन है, सब जानते हैं। लेकिन वो डरते किससे पता है? लोगों से। आप वो वाले लोग मत बनो, आप अच्छे वाले लोग बनो। जो किया हुआ है ना, हमारी टीम में एक रिकॉर्ड तोड़ा है, 5 बार करके छोड़ा है, छठी बार ज्वाइन किया है। मैं बोला प्रभु ये बस इससे ज्यादा रिकॉर्ड मत करो। पर अच्छी बात, मैसेज क्या है? 5 बार करते वक्त उसके दिमाग में एक ही था, बिजनेस अच्छा है, करना तो यही है। तो लोग आते हैं, लाने वाला आप थोड़ा सा गणित की बात करें, कितने लोग को मैथ्स अच्छा है? सब। अरे 35 तो लाया होगा ना। कोई है? अरे कुछ पूछूंगा नहीं, खबर है आगे चल रहा था, टाइम पूछ रहा था, मैं कुछ नहीं पूछूंगा यार। आपको एक गणित बताता हूँ। इंडिया की आबादी कितनी है? 144 करोड़। अभी SIR चालू हुआ है ना, 5-6 करोड़ निपट गए। 144 करोड़। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस समय कितने लोग हैं? 88 लाख। 88 लाख। मतलब कितना परसेंटेज हुआ? यहाँ पे आपका गणित काम आएगा। 144 करोड़ में से 88 लाख यानी कितना परसेंटेज हुआ? 0.7। अभी तक इंडिया में बिजनेस में कितने लोग आए हैं? 0.7। और टर्नओवर क्या है? 22,000 करोड़। 22,000 करोड़। 0.7 पे वापस गणित। थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं। 90% लोग एमबीए और नेगेटिव। 95% खाली 5% करते हैं। तो 0.7% पे 22,000 करोड़, तो 5% पे कितने लोग, कितना बिजनेस होगा? 1.5 लाख करोड़। कम से कम 2 लाख करोड़ का बिजनेस आने वाले 10 साल में आपको ये बिजनेस में दिखेगा। और 95% लोग नहीं करेंगे तब थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ क्या? 10%, 20%, पागल हो जाओगे। हम ऐसे बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं कि इतना बढ़िया बिजनेस है, ऑलरेडी वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। 22,000 करोड़ हो चुका है, 0.7% है। 5%, 10% भी अगर मार्केट कैप्चर होता है आने वाले 10-20 साल में, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति डायमंड फाइमंड नहीं, ग्राउंड ब्लास्टर जाएगा। तो ये हो गया जिन लोगों को करना है। सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस अच्छे लगते हैं, तो ये आपके लिए था। ठीक है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये सब फिगर से मैं बोलते ना, थोड़ा सा मेरे हमेशा दिमाग में रहता है, आज नहीं 10 साल बाद क्या। मेरे जितने भी प्लानिंग्स होते हैं मैं प्रयास करता हूँ, बाकी तो वो जाने जो करवा ले जाए, लेकिन प्रयास वही रहता है कि 10 साल बाद क्या। ठीक है, सो विजन ऑफ द इंडस्ट्री मैंने बताया। अब दूसरा क्या है, एक चीज और है, जब आप लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, एक चीज मैंने देखा है, सही एक्सपेक्टेशन लेके आया करो। एक्सपेक्टेशन को सर मराठी में क्या बोलते हैं? अपेक्षा। सही अपेक्षा। वैसे तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन 4-5 चीजों को मैं बताऊंगा। पहली अपेक्षा जो ऑलरेडी मैं बता दिया, बच्चा पैदा होता है और वो कुछ काम करना शुरू करे, कितना समय लगता है? 25 साल, 25 साल, 22 साल, 18 से 25 साल। तो यहाँ पे भी
समय लगेगा. कोई सोचे की नाही मी ह्याला 10 लोकांना आणणार आणि मग असा बसून आणि पैसे येणार. आप छोड़ दो यहाँ पे, ऐसा नहीं चलता. मेहनत करना पड़ेगा. भले 1-2 घंटा है लेकिन मेहनत. तो पहली अपेक्षा वेळ लागणार. लेकिन अभी जो टाइम लगने वाला है किसके कंपैरिजन में? 35-40 साल के कंपैरिजन में 3 से 5 साल. 35-40 साल फुल टाइम के जगह पे 3 से 5 साल पार्ट टाइम. समझ रहे हैं? 35-40 साल लोग फुल टाइम काम करते हैं, फिर भी उनके अगले बच्चे को फिर से करना पड़ता है. यहाँ पे 3 से 5 साल पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन बच्चे को ट्रांसफर करते हैं कि बेटा मैंने कर दिया, तू ले. लेकिन 3 से 5 साल तो टाइम बोलो, टाइम लगेगा. पहली अपेक्षा वेळ लागणार. अब 3 से 5 साल का नहीं सोचते. अगर नहीं हो तो 3 से 5 महीना तो रुको. हफ्ते पे आओ, उससे अच्छा मत ही करो. सही है. तो पहिली अपेक्षा आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आहे, वेळ. लेकिन कई बार जैसे बोलते वेळ लागना, खरंच का? तो याद रखना 35-40 साल फुल टाइम के जगह पे 3 से 5 साल पार्ट टाइम. 35-40 साल के बाद फिर से बेटे को करवाना पड़ता है, 3 से 5 साल के बाद बेटे को देना पड़ता है. जा बेटा, आप कुछ जरूरत नहीं, मैंने कर दिया अपना काम. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes. कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मैं फिर वही रिपीट करूंगा. पहली अपेक्षा ये. दूसरी अपेक्षा, जब तक आप लायक नहीं होंगे ऊपर वाला देगा नहीं. क्या बात है. मेरे से कुछ लोग आके बोलते सर मैं एवढा मतलब हिंदी में बोलता हूँ, मैं इतना बिजनेस करता हूँ, मेरा चलता क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ क्या करते हो, जरा बताओ तो सही. 10 चीज लिख के बताओ जिसके बारे में आपको बहुत गर्व है मैं करता हूँ. लिख नहीं पाते लोग. पहले अपलाइन से पूछो कि मेरे को ये 10 चीज बताओ जिसके बारे में कल को श्रवण जी मेरे से पूछे क्या करते हो तो मैं गर्व से बता सकूं कि ये मैं करता हूँ. यार याच्यासाठी मला अभिमान आहे. तो पहला चीज खाली जिम का मेंबरशिप लेने से मसल्स. कुछ लोग मेंबरशिप का कार्ड लेके घूम रहे हैं. मी या जिमचा मेंबर पिछले 50 वर्षापासून आहे आणि अजून माझा येत नाही, कारण तुम्ही जिम मध्ये जात नाही. समझे कि नहीं? तो मेंबरशिप लेने से. तो दूसरा चीज मैंने क्या बोला, क्या याद रहेगा? जब तक लायक बनोगे नहीं. लायक का मतलब क्या वाकई में समय डालते हो उस बिजनेस में, जिस तरह से डालना चाहिए उस तरह से डाल रहे हो कि अपने मन मर्जी से डाल रहे हो. जब अपलाइन से पूछोगे कि मेरे को 2 घंटा बिजनेस में डालना, मैं क्या करूं मुझे बताओ, तो वो आपको मार्गदर्शन देगा. नहीं तो आप बैठ के 2 घंटा माझा बंगला होणार, माझी पोरं होणार, मग आम्ही वळटूरला जाणार. 2 तास संपले, आजचा बिझनेस झाला. ऐसे बिजनेस करने से कब डायमंड जाओगे? समझ रहे? कुछ लोग सोच सोच के बिजनेस करते हैं. तो पहली दूसरी अपेक्षा, जब तक लायक बनोगे नहीं तब तक ऊपर वाला देगा नहीं. तीसरा, लायक बनने के लिए किसको बदलना पड़ेगा? सोच के बताओ. मुझे बोलो, मुझे, मेरे को. खुद को थोड़ा ज्यादा लगता है नहीं? 10-12 लोग का ठेका लिया है. बोलो सिर्फ मेरे को बदलना है. मेरे को बदलना पड़ेगा. मेरे को. सफलता पहले आती है कि सफलता की आदत पहले आती है? मैं हमेशा उस आदमी का एग्जाम्पल देता हूँ जो कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ की लॉटरी जिसको लगी थी. सुशील. सुशील. आज वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से आया था. सिंगर कौन है? 7 करोड़ लगने के बाद भी क्यों? पैसा आ गया लेकिन आदत नहीं.
और ये बिजनेस क्या सिखाता है? पैसा देता है पहले की आदत? आदत। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी आके आपके पास टिके हैं तो पहले विष्णु जी का स्मरण करना पड़ता है, क्योंकि विष्णु जी के चरण कौन दबाते हैं? तो पहले आदत आएगा तब लक्ष्मी जी आती है। क्या बात, ग्रेट। तो तीसरा अपेक्षा क्या है कि मैं जैसा हूं वैसे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज अब मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता है, बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? अपलाइन से पूछो, क्योंकि हर आदमी के लिए अलग होता है ना। मैं यहाँ पे स्टेज पे कैसे बोलूं कि तुमको यही करना है? अब महेश जी से जाके पूछो तो किसी को वॉल्यूम का प्रॉब्लम है तो वो वॉल्यूम कैसे करना बताएंगे। रविंद्र जी से जाके पूछो किसी को स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसी का लीडरशिप का प्रॉब्लम है तो लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। किसी को एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। किसी को पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है तो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग आदतें होती हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल बातें जरूर कर सकता हूँ, पर व्यक्तिगत लेवल पे वो आपका मेंटोर ही आपको बता सकता है। तो जाके पूछो कि मुझे क्या बदलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ये साल खत्म होने जा रहा है, एक सवाल जवाब मत देना, अपने मन में अगर जवाब है आप निकल पड़े, और अगर जवाब नहीं है तो मुझे बदलना पड़ेगा। क्या सवाल है पता है? ये दिसंबर महीने में ऐसी कौन सी नई आदत आपने लगाई जो नवंबर तक इस बिजनेस में आपके पास नहीं था, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है? कितने लोग के पास आंसर है इसका? ये दिसंबर महीने में आपने कौन सी नई आदत शुरू की जो नवंबर तक आपने नहीं शुरू की थी और जो आपको पता है इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है? कितने लोग के पास इसका आंसर है? जी सर बताइए। बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आप पहले नहीं करते थे नवंबर तक? ठीक, आप? पूरे हॉल में 2 लोगों ने आदत हाथ उठाए, बाकी किसी को पता ही नहीं। मी नवीन काय केला? तेच मग भेटणार पर तेच। हर महीना एक नई आदत भी आ जाए ना अपलाइन के मार्गदर्शन से, तो 12 महीने में 12 नई आदतें। यस। हर महीना जब खत्म होगा तो एक ही सवाल पूछना है, ये महीने में नया कौन सी आदत लगाई मैंने जो अब तक नहीं करता था, जो मेरे सफलता के लिए बहुत जरूरी था? और इसका उत्तर होना ही चाहिए आपके पास, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर रहे, आप वहीं के वहीं रुके। क्योंकि यही चीज मैं अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ कि आगे बढ़ना है तो श्रवण कुमार, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, कौन सी नई चीज लगाई? ठीक। चौथा अपेक्षा, कितना भी अच्छा होने दो, कोई जरूरी है कि लोग हाँ ही बोलेंगे? आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, आपका अपलाइन अच्छा है, तो इसका मतलब लोग बाध्य हो गए हाँ ही बोलने के लिए? लोग ना तो कहेंगे। अभी उनकी मर्जी है, उनके साथ संबंध बना के रखो, आज नहीं तो कल आएंगे। कितने लोग के साथ ऐसा अनुभव हुआ है जिसने आज आपको मना किया है, 6 महीने बाद आया है वो? देखो कितने लोग हाथ उठाए। अगर आप संबंध बना के रखोगे। मेरे से कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर प्लान दिखाया तो बंदा बहुत एक्साइटेड था, 2-4 दिन मीटिंग में भी आया, अब फोन नहीं उठाता। कितने लोग के साथ ये बीमारी है? श्याम जी दर्द पे हाथ रख दिया। मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। पूरी पिक्चर देखा है? हाँ। देखा है कि नहीं देखा है? पूरी मूवी देखने के बाद कितने लोग दूसरे दिन जाके मिलिट्री ज्वाइन किए? हाउ द जोश। कितने लोग ज्वाइन किए? पूरी मूवी देखने के बाद लगा था ना मिलिट्री में होना चाहिए, कमांडो में होना चाहिए, घुस के मारेंगे। कितने लोग का उस वक्त मन किया था मूवी जब चल रहा था? दूसरे दिन कितने लोग भर्ती हुए मिलिट्री में? तो मूवी में कोई एक्साइटेड हो गया इसका मतलब दूसरे दिन मिलिट्री में भर्ती होता वो? तो प्लान में कोई एक्साइटेड हो गया तो दूसरा मंथ में डायमंड जाएगा। लेकिन ये भी है, ऐसे मूवी, ऐसी बातें, ऐसे संस्कारों को सुनते सुनते लोग मिलिट्री में भर्ती हो भी रहे, तभी तो 14 लाख लोग हैं। सफल लोग 144 करोड़ में, मिलिट्री में कितने लोग हैं? 14 लाख। तो 144 करोड़ में डायमंड्स कितने होंगे? कुछ लाख। आपको उस कुछ लाख में आना पड़ेगा। जो आपके टीम में आएंगे वो उस कुछ लाख वाले होंगे। तो क्यों ऐसा सोचते कि जिसको दिखाया इसको अक्ल का नहीं आ रहा?
आना ही चाहिए उसको, क्यों आएगा वो? आपकी स्टोरी सुनो, सोचो आप स्टेज पे आए हो, ऐसे फूल बिछाया गया और फिर आपको स्टेज पे अपने बारे में बताओ. मी या बिझनेस मध्ये आलो आणि मी खाली उतरलो तो पहिला माळावर पहिला भेटला, दुसऱ्या माळावर दुसरा भेटला आणि ग्राउंड फ्लोर वरून मी डायमंड झालो. कौन तुम्हारा स्टोरी सुनने आएगा? म्हणून आहे मला है कि नहीं? लेकिन अगर आपका संघर्ष वाला स्टोरी रहेगा तो जब आप बोलना शुरू करोगे तो आप भी रोओगे, लोग भी रोएंगे. और संघर्ष से सफलता नहीं आती, संघर्ष से इंसान बनता है, इंसान बदलता है. ये सबसे बड़ी सफलता है. तो चौथा चीज क्या बताया मैंने कि मूवी देखने के बाद हर आदमी जैसे मिलिट्री में नहीं जाता है, ऐसे प्लान में एक्साइटेड होने के बाद या थोड़ा फायर्ड अप होने के बाद लोगों पे थोड़ा सा धैर्य रखो. समय लगेगा लेकिन कुछ कुछ लोग उसमें से उठ के, और वो उठ के इसलिए आएंगे क्योंकि आप टिके हो. एक लकड़ी अगर नदी में मजबूती से घुस जाए तो लकड़ी नदी का बहाव बदल सकती है. पता है कि नहीं आपको? कैसे? नहीं, जब मैं आपको बताता हूँ, एक लकड़ी जब नदी, पतली सी लकड़ी नदी में गई और फिर क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा पत्ते उत्ते आके उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नहीं टूटेगा. फिर थोड़ा प्लास्टिक आके टूटेंगे, नहीं टूटेगा. फिर थोड़ा मिट्टी आके इकट्ठा होगा, नहीं टूटेगा. और वो मिट्टी बढ़ते 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 जब पहाड़ बन जाएगा तो नदी क्या करेगा? अगर आपके अंदर दम रहेगा ना तो आपके तो 10,000 लोग आके रहेंगे. लकड़ी नदी का बहाव बदल सकती है यार, हम तो इंसान हैं. और लास्ट वाला मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी बात कर ली, इसको मैं ज्यादा नहीं बात करूँ. तो 5 अपेक्षाएं, वैसे तो बहुत सारी. पहली अपेक्षा क्या थी कि वेळ लागना, लेकिन बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कम वेळ. दूसरा चीज मैंने क्या बताया, जब तक लायक नहीं बनोगे तब तक देगा नहीं. तीसरा बदलना पड़ेगा. और कैसे चेक करने का बदला कि नहीं बदला? हर महीना एटलीस्ट 1 पॉइंट तो आपके पास कौन सी नई आदत जो मेरी अपलाइन ने बताई थी मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो मैंने चालू किया और लगातार चालू रखा. ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला डिसेंबर मध्ये एक संपला ते विसरला आणि जानेवारी मध्ये नवीन. ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद फर्स्ट फ्लोर बनाते कि ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद ग्राउंड फ्लोर तोड़ के फर्स्ट फ्लोर बनाते? पर ये सब आप क्यों करोगे? ये सब कठिन काम है, इसलिए दुनिया में कम लोग सफल होते हैं. क्यों करोगे बेटा? सपना. इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा. अपने बारे में पैदा सोचो कि क्यों पैदा हुआ है, क्या करने आया. यही बोलने के लिए कि हम जब थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, फिर हमने बड़ी मेहनत की, हमने फ्लैट लिया, हमने गाड़ी लिया, हमने बच्चों की शादी की, अभी हम रिटायर्ड लाइफ जीतो. यही करने के लिए पैदा हुए थे. ये मध्यम वर्गीय डायलॉग है, इससे बाहर निकलो. दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज किसके लिए बना है? और एक चीज बताओ कि अगर आप एक बोलते ना खाना तो एक ही थाली में है ना, तो खाने के लिए 100 थाली का सोच लेगा. अरे तुम एक थाली में खाओगे फिर भी 100 थाली की औकात रखोगे तो 99 थाली दान करोगे किसी को खिलाने के लिए. लेकिन ये लोग महाकामचोर और महाकंजूस होते जो ऐसे डायलॉग मारते हैं क्या आमच्याकडे सगळं आहे. ज्यादा लेने में क्या जाता है? अनपोस्टेड लेटर एक किताब है रंगराजन का, पूनम को भी बहुत पसंद होगी किताब. किसी ने पढ़ा होगा, उसमें एक स्टोरी है कि 2000 का नोट रास्ते पे पड़ा है तो एक ईमानदार आदमी जा रहा है, वो नहीं छुएगा. नहीं पता नहीं, मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैं तो नहीं छूंगा. और पीछे से बेवड़ा जा रहा है, क्या करेगा? उठाएगा और सीधा किधर जाएगा? आजकल पार्टी. लेकिन वो किताब क्या कहता है कि ईमानदार आदमी को 2000 उठाना चाहिए क्योंकि उसकी नीयत साफ है ना, तो वो जाके लोगों के काम आएगा 2000 रुपए से. तो ज्यादा पैसा किसको कमाना चाहिए? ईमानदार आदमी को, क्योंकि वो समाज के काम आता है. लेकिन ईमानदार आदमी डायलॉग के चक्कर में मध्यम वर्गीय होकर मर गया. आमच्याकडे फ्लॅट आहे,
डैश 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 डैश। कमाओ यार, नियत साफ है ना, तुम्हारे वजह से ही समाज का निर्माण होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो सच्चा इंसान है ना उसको खूब कमाना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से समाज का निर्माण होता है। सपना की मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, ऑलरेडी मतलब इतने प्रकांड पंडित में बात करते रहते हैं, लेकिन ढूंढो आप क्यों पैदा हुए हो, ये जवाब ढूंढना। इंसान का जन्म भगवान ने बोलते हैं ना 84 लाख योनि के बाद आपको मिला है, तो क्यों दिया है? फ्लैट खरीदने के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए। भगवान भी बोलता है कि मेला आला कशर पाटला खाली, सोचता होगा कि नहीं? कुछ करो यार, और हमको करना चाहिए, क्योंकि आज तक बाहर की दुनिया में कोई बताने वाला नहीं था, हमको तो कोई बताने वाला है ना, बताने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म देने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है, तो और क्या चाहिए? और कुछ नहीं करना है, डायमंड जाओ बस, ब्राउन एम्बेसडर जाओ, अपने आप वो सारा काम आपका, सोचना थोड़ी ना। कुछ डिसिप्लिन, नियम बहुत जरूरी है। तो जैसे कुछ नियम जो होते हैं कि बिजनेस के पॉइंट के हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैं हमारे टीम में जो कुछ भी करता हूँ, मैंने सुना है भैया सब लोग करते ही हैं, 1 तारीख जनवरी शुरुआत होगी, तो पहले दिन की शुरुआत कैसे करोगे आप? वो आप तय करो, लेकिन आपके अकाउंट में 0 तो नहीं दिखना चाहिए। महीने की शुरुआत 0 से? हम मुर्गी के योनि में पैदा हुए? अंडा कौन देता है? कुछ लोग का अकाउंट देखो 1 तारीख को। तो अगर यहाँ पे 100 पीवी का प्रैक्टिस है तो शुरुआत करो, जेव्हा होणार तेव्हा करूया, ऐसा नहीं है, जब करोगे तेव्हा होणार। और 100 पीवी मत सोचो, उसको रुपीस में कन्वर्ट करो। महीने का कितना हुआ? 10,000। मतलब आपको पता है किससे कंपटीशन चल रहा है? जो टपरी पे पान बेचता है ना, उससे आपका कंपटीशन चल रहा है। हम बोलते हैं हम ग्लोबल बिजनेस ओनर, और 100 पीवी पान वाला बोलता है कसला तुमचा ग्लोबल बिजनेस, माझा ग्लोबल आहे। पहला काम जो हम लोग हमारे टीम में भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट आवर, जो भी जिस वॉल्यूम से आप बात करते हैं। दूसरा है ये बिजनेस का एक सिस्टम होता है कि पहले सबसे पहले अगर कोई भी आदमी, मैकडॉनल्ड्स को आप बहुत जानते हैं, तो मैकडॉनल्ड ने सबसे पहले क्या खोला? पूरे इंडिया में सबसे पहले क्या खोला? पहले खुद का ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने के बाद क्या किया? डायरेक्ट फ्रेंचाइजी शुरू किया कि पहले इंडिया में उस ऑफिस को साबित किया कि ये ऑफिस बहुत सफल हो गया। क्या किया होगा? फ्रेंचाइजी आदमी कब लेता है? जब उसको नजर आता है कि इधर तो लाइन लग गई। तो इसका मतलब आप बिजनेस में आओगे तो सबसे पहले क्या करने का? अपना ऑफिस हिट करो, यानी आपका टर्नओवर पर्सनल। क्योंकि जब लोग देखेंगे अरे इनका तो बहुत अच्छा रिटेलिंग होता है, इनके पास कस्टमर सामने से आ रहे हैं, ये तो अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो लोग अच्छा तुम्ही घरी राहून पण तुम्ही 5-10 हजार कमा लेते, 15-20 मला पण करायचं। तो आपको फ्रेंचाइजी देना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लोग आपका फ्रेंचाइजी क्योंकि आपने अपने ऑफिस को हिट कर दिया। तो सबसे पहला इस बिजनेस में क्या है? वॉल्यूम। इसलिए मैं आपको मैकडॉनल्ड का एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब एक ऑफिस सेट हो गया, फिर क्या किया मैकडॉनल्ड ने? क्या शुरू किया? जो किसी भाई साहब ने बोला, फ्रेंचाइजी देना शुरू किया, यानी कि नेटवर्क। तो आपको भी क्या करना है? वॉल्यूम के बाद स्ट्रक्चर। ये बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आस्ते आस्ते जैसे जैसे आपकी योग्यता होगी आपकी अपलाइन आपको बताएगी। लेकिन मैकडॉनल्ड का एग्जांपल दे रहा हूं तो वो आपको याद रहना चाहिए कि मैकडॉनल्ड ने अपने आप को सफल कैसे किया, ये वाले चाय वाले ने अपने आप को सफल कैसे किया, बाटा ने अपने आप को सफल कैसे किया। पहले उन्होंने एक दुकान डाला, हिट करके दिखाया, फिर अपना नेटवर्क, और फिर वो नेटवर्क तो कई जगह डाला होगा, लेकिन कौन सा ऐसा आउटलेट है जो लगातार चल रहा है, जहां पे जिम्मेदार व्यक्ति के सुपुर्द किया गया वो
फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड का आज तक चल रहा है, नहीं तो कुछ फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड के बंद भी हुए हैं, बाटा के भी बंद हुए हैं, येवले चाय के भी बंद हुए हैं। तो कहने का मतलब तीसरा लेवल क्या होता है? लीडर्स। समझ रहे हैं? तो आपको ये एमबी बिजनेस का वॉल्यूम स्ट्रक्चर लीडरशिप क्या होता है नहीं समझ में आता ना, वो आपकी अपलाइन आपको योग्यता के हिसाब से सिखाएगी, लेकिन ये मॉडल तो समझ में आ रहा है कि नहीं? खुद का ऑफिस, फिर नेटवर्क, फिर योग्य व्यक्ति के हाथ अगर फ्रेंचाइजी दोगे तो वो फ्रेंचाइजी हमेशा और वो योग्य व्यक्ति कैसे बनाना है उनका एक अपना तरीका है, आपके अपलाइन का अपना तरीका है, उसको फॉलो करो। समझ में आ रहा है? एक चीज तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि बिजी मत होना प्लीज, बैठ के सोचना मत। लोग सोचते बहुत है यार, और जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना 90% टाइम क्या सोचते हैं? नेगेटिव। अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप क्या कर रहे हैं, किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? आओ मुझे बीमार करो, मुझे बर्बाद करो, मुझे ये करो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं। लेकिन जो काम करता है वो सोचता नहीं, जिसके पास काम है वो सोचता ही नहीं ना। और अगर ये वाला काम है तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप पॉजिटिव सेवा है। तो मेहरबानी करके जो भी काम करोगे, कुछ लोग बहुत बिजी है, बिजी मत, ऐसे बिजी मत रहो। अपलाइन से गोल सेट कराओ कि ये महीने का मेरा गोल क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से ये हफ्ते में मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे आज क्या। जरूरी नहीं है कि वो गोल पूरा होगा, पर आपने प्रयास तो सही दिशा में किया। नरेंद्र मोदी जी से एक बहुत अच्छा स्टोरी मैंने सुना, बताते रहते हैं कि एक बार वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो स्कूटर पे कहीं जा रहा था और उसने गांव में जाते जाते किसी से पूछ लिया कि ये स्टोरी देख बराबर कि ये गांव किस तरफ है। तो उन्होंने बोला ऐसे जाओ। तो फिर वो आस्ते आस्ते जा रहे हैं, आस्ते आस्ते जा रहे हैं। तो बोले जब आप ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, आस्ते आस्ते जा रहे हो। बोले मेरे को प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम दिशा का है। मुझे पता चल गया ना दिशा सही है, अब आस्ते आस्ते भी जाऊंगा तब भी सही जगह पहुंचूंगा। तो कई बार कुछ लोग बहुत तेजी से काम करते हैं पर दिशाहीन हो गए, लेकिन अगर आप आस्ते आस्ते भी जाओगे तो सही दिशा में। तो मेहरबानी करके जो कुछ भी करना पूछ के करना। गाड़ी कैसे चलाते हो? ट्रेनर को बगल में रखते हो ना जब पहली बार सीखने जाते हो, कि खुद ही चलाते हो? सोचो खुद एक दिन निकाले गाड़ी तो क्या हुआ? कुछ वीडियो नजर आता है ना? आजकल तो क्या मीम्स बनते हैं। रिलेशनशिप, ये बिजनेस में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप इंसान को पकड़ते हैं। आप इंसान को मत पकड़ना, इंसान के गुणों को पकड़ो, क्योंकि समय के हिसाब से इंसान का बर्ताव चेंज होता है। आज किसी का अच्छा समय चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी का बुरा समय चल रहा है तो कल को आप इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अगर आप उनके अच्छे गुण को पकड़ लोगे तो कल को वो अच्छे रहे या ना रहे, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट वो इंसान था कि इंसान से मिलने वाला गुण था। आप उससे क्यों मिले थे? क्या लेने के लिए? एक अच्छा गुण। तो आपके ध्यान में क्या रहना चाहिए? जब आप गुण पे ध्यान दोगे ना तो आपका रिलेशनशिप कभी नहीं बिगड़ेगा। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम मेरे को था, मेरे को बहुत इशू था, क्योंकि मेरे अपलाइन चली गई थी, बाकी लोगों को मेरे से पटता नहीं था। लेकिन जब मैंने ये चीज को समझा ना तो मेरे को मेरे हर अपलाइन के अंदर गुण नजर आने शुरू हो गए। मैंने मेरा अपलाइन है श्याम सुंदर जी, कैलकुलेशन मैंने उनसे सीखा है। आज भी 170 प्रोडक्ट है, सबका कितना पीवी कितना अमाउंट है मुंह पे बताते हैं। ऐसा तो पूरा इंडिया में कोई लीडरशिप नहीं देखा मैं, लेकिन उनके अंदर वो गुण अच्छा है, मैंने वो उठाया। अभी भी मेरे को उतना नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट 10-20 प्रोडक्ट तो आता है। विजय जी को मैंने देखा, पेशेंस, कुछ भी हो जाए एकदम पहाड़ जैसा पेशेंस, तो धैर्य में उनसे सीखा। उसके ऊपर विष्णु जी को देखा, कॉमेडी, मतलब उनके 10 मीटर के आसपास रहोगे तो हंस के पागल हो जाओगे। हंसाते ही रहते वो मैंने उनसे सीखा। उसके ऊपर पंकज जी है, इमोशनल कनेक्ट, इन्फ्लुएंस, जोश भरने का काम उनसे सीखा। उसके ऊपर सुधा जी है, कनेक्टिविटी, सेल्फ टॉक, ये सब जो आप कर रहे हैं ना, आज थैंक यू गॉड कर रहे हैं। पता है हमारी टीम में कहां से शुरू हुआ था? सुधा जी से।
और उसके ऊपर सुमित जी। सो जब ढूंढने निकलोगे ना तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ लेने जैसा है, लेकिन जब नहीं निकलोगे तब खोट नजर आती है। तो अगर आप चाहते हो कि उसके संबंध हमेशा अच्छे बने रहे ना, तो उस व्यक्ति को छोड़ दो, उसके गुणों को लेना शुरू करो, संबंध हमेशा अच्छे बने रहे। तो आज के बाद एक चीज क्या रखना, व्यक्ति नहीं, क्योंकि कल को उसके 7:30 शुरू हो गई, वो पागल जैसा बिहेव करेगा, तो आप छोड़ दोगे उसको। अरे उसका समय खराब है, 7.5 साल बाद वो व्यक्ति फिर अच्छा होने वाला है, तब तक कि उसका गुण को पकड़ लो। और आप उससे मिले भी तो गुण के लिए थे ना, कि शादी करने मिले थे। तो ये चीज रिलेशनशिप। तो लास्ट है मेंटल न्यूट्रिशन। हम लोग फिजिकल न्यूट्रिशन की बहुत बात करते हैं ना, मेंटल न्यूट्रिशन क्या है? आज 2 लोगों ने बोला मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, यूट्यूब, पूरा टाइम पता नहीं क्या है। अच्छा, जिसने व्हाट्सएप बनाया, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने फेसबुक बनाया, उसके बहुत कम फॉलोअर्स हैं। मार्क जकरबर्ग के आप फॉलोअर्स देखोगे, उसके बहुत कम है जिसने बनाया, वो उस पर धंधा करता है, और हम पागल के जैसे। ये तो पहले बियर बार में ऐसा होता था, अभी घर में होता है। और नजर नहीं आएगा तो ऐसे करते हैं। जूम कर करके देखते हैं। अपने नसीब को करो ना जूम करके। जबरदस्त। फिजिकल न्यूट्रिशन लो, लेकिन मेंटल न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत। फिजिकल न्यूट्रिशन तो ठीक है, लेकिन बढ़ाने का काम ये होता है। हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, आपका मेंटल इम्यूनिटी कहाँ है? जब कभी संघर्ष का समय आए, जब फैसले लेने का समय आए, उस समय अगर आपका इम्यूनिटी सही होगा तो आप सही फैसले लोगे ना। लेकिन आपका इम्यूनिटी खराब है तो वो फिर वायरस। हमारे शरीर पे बॉडी में WBC बनाया हुआ है, कुछ भी अटैक हुआ तो वो सामने आ जाता है। तो जैसे दिमाग में कुछ खुराफात आए, तो ऐसे टाइम पे क्या इम्यूनिटी है आपके पास? ये किताब, अच्छी सीखें, अपने अप्लाइन से जो कुछ भी अच्छे गुण लिए, ये सब आपकी इम्यूनिटी बन के काम आएगी। कि मेरी जगह पे रविंद्र जी होते, महेश जी होते, नामदेव साहब होते, ऐसा करते, मैं भी ऐसे ही करूँगा। वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो डिसिप्लिन मतलब मेंटल न्यूट्रिशन। आज के बाद फिजिकल के साथ साथ 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, 1 पेज किताब, 1 डेली तो 1 पॉडकास्ट, दोनों चलने तो फिर देखो बिजनेस कैसे ग्रो करता है। तभी तो आपको असली औकात समझ में आएगी ना, नहीं तो मेरे जैसे अकड़ते ही घूमोगे। क्योंकि तब तो मेरे को दुनिया को इंप्रेस करना है ना। इंग्लिश में कहावत है, सोशल इंप्रेशन की स्पिरिचुअल इंप्रेशन। सर मराठी में क्या बोलते हैं उसको? स्पिरिचुअल को आध्यात्मिक बोलते हैं। आणि इंप्रेशन म्हणजे सामाजिक प्रभाव के आध्यात्मिक प्रभाव। लीडर्स लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपकी लीडरशिप तब तय की जाएगी जब आपके नीचे आपके जैसा कोई लीडर आएगा। नहीं तो आप कितना भी बोल दो, कोई मतलब है नहीं। ये हाई लेवल के लेवल है, एडवांस पे आपको आपके गुरुजी सिखाएंगे, लेकिन इसी को कहते हैं डेप्थ बिल्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, तो फिर आपके नीचे दूसरा लीडर क्यों नहीं है? आज महेश जी अच्छे लीडर है इसलिए रविंद्र भाई आ गए, रविंद्र भाई अच्छे लीडर है तो नामदेव जी आ गए, नामदेव जी आए तो फिर देखिए कितनी बड़ी टीम खड़ी है। आपके नीचे कोई नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम किधर है? क्योंकि उन्होंने आपको 6%, 9%, 3% प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड पहुंचाने में उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा दिया। आपने अपने डाउनलाइन को पहुंचाने के लिए कौन सा जोर लगाया? एक चीज याद रखना, लीडरशिप का मतलब यह है कि जब पलट के देखो तो पीछे कोई होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो तपस्या।
आप सोचिए कि आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके अपलाइन ने कितनी तपस्या की है, कितने बार फोन किया होगा, आपको गुस्सा भी आएगा, नहीं परत फोन किया था। मेरे को स्टार्टिंग में विजय जी का फोन आता था, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। तो दिमाग में ऑफिस का पूरा दिमाग भुरता बन के रहता था। बोले 2 मिनट शांति से बैठ के टीवी देखो, फट करके फोन बजता था। और तो मेरे को रात को कोई 10 बजे याद करता नहीं था, बीवी घर में। कभी दिन तो ही फोन आता था, इतना गुस्सा आता था। लेकिन आज उस बात का एहसान मानता हूँ कि उन्होंने ढक के मार के फोन कर करके मुझे मोटिवेट किया, पुश किया, तभी यहाँ पे पहुंचा। वो फोन जो उस वक्त गाली लगती थी ना, आज मेरे लिए वरदान साबित। अगर आज आपको गाली लग रही है ना, बुरा नहीं मानना, ये वरदान का काम करेगा। 10 साल बाद आप भी आके इस चीज पे बताओगे। लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर के पास जाके सब नेगेटिव सिग्नल ही देते हैं ना। क्या बोलते हैं लोग? मेरा पैर सूज गया है, खट्टा खाने का मन करता है, खाना हजम नहीं होता है, जी चिड़चिड़ा हो गया है, सब उल्टा ही बोलते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं? कांग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं। तो जैसे आप जाके अपना इनको बोलोगे फोन नहीं उठाता है, प्लान लगने के बाद ज्वाइन नहीं करता है, मीटिंग में आता है तो सीरियस नहीं होता है, तो अपलाइन बोलता है कांग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट है, डायमंड। उसका जब आप नजरिया बदल दोगे तो समझ में आ जाएगा ये तो आपके डायमंड शिप की व्यू रचना हो रही है। लेकिन उस वक्त बुरा लग रहा है। पढ़ाई करते हो कितने लोग को अच्छा लगा था? सच्ची से ईमानदारी से हाथ उठाओ। क्यों गए? घर पे फट के, वहां स्कूल में टीचर से फट गए। आजकल तो बच्चे माँ बाप मारते हैं, टीचर मारते। पहले हम लोग को पूछो, देखो बैठे हैं, इन्हीं के रूप में कोई रहा होगा, बहुत थोड़ा। लेकिन वो फटके ना आज स्टेज पे लाके खड़ा कर, ठीक है। और लास्ट, ये बिजनेस शेयर बाजार की तरह है। सही समय पे सही चौका मारना सीखो, सही समय पे पैसा लगाना सीखो, तो शेयर बाजार में अच्छा कमा लेते। सही समय पे प्रॉपर्टी में पैसा लगाना सीखो तो प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। ऐसे ये बिजनेस में सही समय पे सही टाइम डालना सीख जाओ तो जितना नॉर्मल लोग कमाते हैं उससे 4 गुना ज्यादा आप कमा के निकल जाएंगे। और सही समय जानते हैं कब आ रहा है? A30 2027-28 जब एमवे 30 साल का हो जाएगा इंडिया में। A70 2028-29 जब एमवे पूरे विश्व में 70 साल का हो जाएगा। और एमवे मतलब इतना खर्चा करती है, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट करती है, इतना ज्यादा पैसा बांट देती है। अगर अभी बोल रही 100 रुपया ना, तो वो 250 रुपया उसको साल बांटेंगे। उसके साथ आपके बच्चों को भी ट्रिप, आपके माँ बाप को भी ट्रिप, ये ट्रिप, वो ट्रिप, क्या करेगी मुझे पता नहीं। उसको पकड़ मत लेना कि मैंने बोल लेगा माझे आई वडिलांना घेऊन जाओ। अरे हमें नहीं ले जाएगी तो तुमको इतना पैसा देगी तो तुम्हारे पैसे से लेके जाओ ना। ये तो पकड़ लेंगे, श्रवण कुमार नहीं बोल लेगा। पर एमवे करेंगे ऐसा तो सही समय आ रहा है 27-28, तब तक कम से कम यहाँ पे हर बैठा आदमी फाउंडर एंटरप्रेन्योर बनना जाना चाहिए। A70 में यहाँ पे हर सीरियस आदमी डायमंड जाना चाहिए। और ये हो सकता है, साबित इन्हीं लोग ने किया है, इन्हीं ने किया है। जब किसी को यकीन नहीं था तो महेश जी जाके डायमंड दिखा दिए। कोविड का इतना तूफान चल रहा है तो रविंद्र भाई बेलदार जी ने साबित कर दिया कि कोविड में किसी का नहीं चलता, देखो हमने चला के दिखा दिया। तो साक्षात आपके सामने सबूत आपके पास बैठा है, तो आपका डायमंड शिप कौन रोक सकता है? क्योंकि आपका नेतृत्व ने करके दिखाया ना भाई। तो याद रखिए, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन की तरह सोचो और सही समय पे चौका मारना। A30 यानी 27-28 और A70 यानी 28-29 डायमंड तो आपको जाना ही पड़ेगा। और जो प्लैटिनम से नफ है, खबरदार अगर आपने डायमंड का सोचा है, EDC डबल ऐसे सोचो। इंसान ही जाएंगे, आप ही 2 साल बाद जाओगे तो उस साल क्यों नहीं? आज आपका गोल सेट करके जा रहा हूं।
कितने लोग जबरदस्ती मजदूरों की तरह हाथ नहीं उठाना, ऐसे बोला कौन डायमंड जाना ये नहीं करना। 1 मिनट सोच लेना, क्योंकि डायमंड जाना मतलब तपस्या है। डायरेक्टर का नाम, ये एमबी के लेवल का नाम डायरेक्टर क्यों नहीं रखा, चेयरमैन क्यों नहीं रखा, जनरल मैनेजर क्यों नहीं रखा, वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं रखा, डायमंड क्यों रख दिया? पता है डायमंड कैसे बनता है? कोलसे से जब निकाला जाता है ना, खान से, तो वहीं से तोड़ाई शुरू होती है उसकी। तोड़ते 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 फिर उसके अंदर ड्रिल मशीन, फिर आग, फिर घसाई, लेकिन वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है और चमकते जा रहा है। और जो टूट जाते हैं वो छोटे कैरेट के डायमंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका लेवल तो होता ही ना। छोटा कैरेट डायमंड भी लो तो आज की तारीख में लाखों में आता है, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं ना, जो टूटते नहीं, कुछ भी हो जाए, उनका वैल्यू जानते हैं क्या है? 40 करोड़ 50 करोड़, क्योंकि वो टूटा नहीं आखिरी तक। तो जब आप डायमंड जाओगे ना, तो आप अपनी नहीं, अपने पुश्तों की व्यवस्था करने जा रहे हो। थोड़ा तो लायकी साबित करनी पड़ेगी ना यार। लायकी क्या? टाइम मैनेज करना आता है क्या? मूड मैनेज करना आता है क्या? एनर्जी मैनेज करना आता है क्या? 2 ही 3 चीज तो है। अगर इतनी लायकी आप साबित कर दी तो आप लेके जाओ। और अमाउंट की अगर आप बात करो, कुछ लोगों को फिगर सुनना है। मैंने जो कैलकुलेशन निकाला है, पता नहीं सही है कि गलत नहीं, ये अब आपके लीडर्स को क्या, आप इनसे पूछिएगा। लेकिन अगर 4 साल के अंदर जो डायमंड जाता है, मैंने टोटल कैलकुलेशन निकाला है, आप कम से कम 2 करोड़ रुपया और कम से कम 5 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप उठाएंगे। अभी कितना सही गलत है मुझे नहीं पता, ये लोग कैलकुलेशन इनसे पूछिए। मैं गलत हूं तो गलत स्वीकार है, मेरे से गलती हो। और अगर सही हूं तो फिर 2 करोड़ कमाना चाहिए कि नहीं 4 साल में? 5 अंतरराष्ट्रीय ट्रिप लेना चाहिए कि नहीं? तो सही समय पे चौका मारना। और अगर पत्थर बन गए डायमंड की जगह पे तो लात पड़ेगी। लेकिन वक्त की एक स्टोरी के साथ खत्म करता हूं। एक बार 2 पत्थर थे और दोनों को मौका दिया गया कि तुम्हारी मूर्तियां बनाई जाएंगी। कौन मूर्ति बनाना चाहता है? बोले रोज तुम्हारा आरती होगा, भोग लगेगा, मस्त पुजारी, आपके भजन होगा, कीर्तन होगा। दोनों मूर्ति आ गया, मेरा बनाओ मेरा बनाओ मेरा बनाओ, क्योंकि उनको भविष्य दिख गया। लेकिन तुरंत खान पे बोला, बॉस 2 साल लगेगा, कब तोड़ाई होगी? मूर्ति बनाने के लिए पत्थर तोड़ना तो पड़ेगा ना। तो एक जो कामचोर था ना, जिसको मूर्ति तो बनना था लेकिन तोड़ाई नहीं करनी, वो पीछे, लेकिन जिसको पता था कि अगर मेरी तोड़ाई हो जाएगी तो इससे मेरा भविष्य, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, सबके लिए बहुत काम होने वाला है, उसने वो 2 साल तकलीफ उठाया। देर रात तक जागना पड़ा, जागा। एक एक्टिविटी करना पड़ा, किया। लोगों ने ना बोला, सहा। किताब पढ़ना पड़ा, अच्छा नहीं लगा, पढ़ा। अपलाइन से बात करना पड़ा, किया। जो नहीं समझ में आ रहा था लेकिन जरूरी था, कि सारा तपस्या किया उसने, और एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति बन गई 2 साल बाद। आप अपना कल्पना करें। और फिर अचानक से उसका मूर्ति में स्थापना होने का दिन आया। और गलती से हुआ किधर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आए पता नहीं क्या होता है, हार और नारियल। तो मूर्ति को रखा, हाथ चढ़ाए, बोले नारियल किस पे फोड़ दो? बोले तुम तिकड़े चला उसको लगा दिया। तब से लेके आज तक जो आता बिचाता नारियल बोलता मेरे को क्यों मारा? बोले तब जब मौका मिला था तब काम चोरी किसने की थी? अब खाओ। या तो डायमंड जाओगे या तो वक्त का नारियल तैयार है। थैंक यू सो मच।